हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं फ्राइडे के लिए खास प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, साउथ एशिया के मुल्कों पर खास नजर रखते हैं और एक लंबा कैरियर है जर्नलिस्ट के तौर पर, राइटर के तौर पर, यूनिवर्सिटी के उस्ताद के प्रोफेसर के तौर पर। और साउथ एशिया के मुल्कों में आपके बहुत राब्ते हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं जर्नलिस्ट के साथ, दूसरे सोशल एक्टिविस्ट के साथ, और मुख्तलिफ तजर्बात को इकट्ठा करके जो पूरे हफ्ते की खास खास खबरें होती हैं साउथ एशिया की, उस पर चर्चा करते हैं। आज एक बार फिर अफगानिस्तान से बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और तालिबान के बीच में दाइश के मामले में ISIS, जिसको जिसको अरबी जबान में एब्रीविएशन में दाइश कहा जाता है, उसकी अफगानिस्तान में मौजूदगी के सिलसिले में एक तरह से टकराव की हालत है अमेरिका और तालिबान के बीच में। क्या कुछ है? अमेरिका इल्जाम लगाकर क्या कहना चाहता है और तालिबान ये सफाई देकर के क्या कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ IS नहीं है, दाइश नहीं है। क्या कुछ है? देखिए, टेररिज्म की भी एक अजीब एक पॉलिटिकल यूज होता है टेररिज्म का, यह समझना बहुत जरूरी होगा। और अफगानिस्तान इस सिलसिले में एक तरह से लेबोरेटरी साबित हुआ है। एक जमाने में आपको याद होगा कि अमेरिका की फॉरेन मिनिस्टर जो रह चुकी थी, उन्होंने कांग्रेस के सामने जो एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि जिन लोगों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं उन्हें हमने तैयार किया है। ये अब भी तकरीबन इसी किस्म की बात है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका है और उस ऐलान के साथ साथ अभी ये साबित और सही मालूम नहीं हो पा रहा है कि आखिर इमरान खान की पार्टी, खुद इमरान खान, उनका क्या हाल होगा और क्या अमेरिका किसी खास लीडर को वहां प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहता है, उस पर हम बात करेंगे। बांग्लादेश में भी इलेक्शन बहुत नजदीक है, अगले संडे यानी जब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे तब तक वहां इलेक्शन हो चुके होंगे। वहां के बारे में क्या कुछ खबरें हैं ये भी हम समझेंगे। और मालदीव और श्रीलंका दोनों एक तरह से चीन से नजदीक आने में कहीं कुछ ऐसी कशमकश है जिसमें भारत का भी कोई रोल है। ये सारी चीजें आप आखिर तक जरूर देखना और आखिर में हम कमेंट भी लिखना कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, कैसा लगा, क्या कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान एक ऐसा मसला बना हुआ है कि वहां की हुकूमत, दुनिया की हुकूमतें उसे तस्लीम नहीं कर रही हैं। अमेरिका और तालिबान के बीच में कभी लगता है कि ताल्लुक है, कभी लगता है ताल्लुक नहीं है। उसके बीच में ये ISIS का मामला क्या है और पाकिस्तान में क्या कुछ होने वाला है, अफगानिस्तान के सिलसिले में बताइए, क्या कुछ खबर है आपके पास? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। आपको और मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपना चर्चा का आगाज़ फिर से एक बार तालिबान से ही करेंगे, क्योंकि बड़े ख़ास डेवलपमेंट जो हैं वो वहाँ पे हो रहे हैं, जिसको हम लोगों को नोटिस लेना बहुत ज़रूरी है। इस खबर की आगाज़ जो है वो एक वाशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल से हुई है, जिसपे वो मजमून है, जिसपे वहाँ लिखा गया है उस मजमून के अंदर कि अभी भी अफगानिस्तान के अंदर ISIS, जिसका मतलब होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, तो वो उनके जो टेररिस्ट हैं या उनके जो लड़ाके हैं और जो उनके जंगजू हैं, वो वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि वो अभी भी सक्रिय हैं, एक्टिव हैं अफगानिस्तान के अंदर, और वहां से वो जो है प्लान बना रहे हैं और उसके बाद वो यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोप के कंट्री पे या अमेरिका पे वहां से अटैक करेंगे। तो ये खबर जो है ये वॉशिंगटन पोस्ट में छपी है। अब इसका रिएक्शन जो है वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो है, वो तालिबान के फॉरेन ऑफिस के सोल स्पोक्समैन पर्सन है, वही मेन है जो काबुल से वो मतलब सारे खबरों के ऊपर जो है वो मतलब नजर रखते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो उनका कहना है कि हम लोगों ने, दाइश के लोग जो हैं उनका कहना है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का, कि 80 से 90 से ज्यादा कोई लोग हैं नहीं,
इतने ही उनकी फिगर है जो कि अभी अफगानिस्तान में है। और उनका ये कहना है कि जो लोग आईएसआईएस के दाइश के लोग थे उनको हमने पकड़ के जेल में बंद कर दिया, बहुत से लोगों को हमने जान मार दिया है, बहुत से लोगों को हमने खदेड़ दिया है यहाँ से। तो अब जो दुनिया कहती है कि टेररिज्म पे कंट्रोल करने के लिए और फॉरेन एक्टिविटी करने के लिए, तो उनका ये कहना है कि हमने वो पूरी कंट्रोल कर ली है और दुनिया आकर करके देखे कि साहब हमने कितनी हद तक जो है टेररिज्म पर कंट्रोल कर लिया है। और कोई भी एक्टिविटी हम पाकिस्तान के अफगानिस्तान के सॉइल से नहीं होने देंगे जो कि फॉरेन कंट्री के ऊपर वो कोई हमला करें, वो ये करें। और उन्होंने खंडन किया है, वो जो वॉशिंगटन पोस्ट है उनका कहना है कि वो गलत बयानी कर रहे हैं और उनके पास कोई आंकड़े नहीं है, मेरे पास, हम तो यहीं बैठे हैं काबुल में। और उन्होंने 80 लोगों का नाम दिया है कि सिर्फ 80 जो है आईएसआईएस के लोग जो हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आई है इसी आईएसआई के हवाले से, जो कि काबुल के जो गवर्नर हैं उनका नाम है खालिद, बड़ा लंबा नाम है लेकिन उनका जो मेन नाम है वो खालिद ही है। उनका बयान आया है कि आईएसआईएस को जो है वो अमेरिका ने क्रिएट किया है, ना कि अफगान ने क्रिएट किया है, ना कि अफगानिस्तान ने क्रिएट किया है, ना ही तालिबान ने क्रिएट किया है। और उनका वर्ड है कि वो अमेरिकन फिनोमेना है। और आईएसआईएस को जो है वो मतलब अलकायदा से जोड़ रहे हैं कि जैसे अलकायदा को जो है बनाने वाला जो है वो अमेरिका है, उसी तरह से आईएसआईएस को भी जो है मतलब बनाने वाला अमेरिका है और वो अमेरिका का ही फिनोमेना है। और उनका ये कहना है कि हमारे पास सारे कागजात हैं, सारे एविडेंसेस हैं जो कि ये निशानदेही करते हैं कि ये अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट से ये जो संगठन है आईएसआईएस, जो कि अब ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कही जाती है, वो अमेरिका ने ही क्रिएट की है। अब वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में ने उसको बनाया है और अफगानिस्तान उसको मतलब कंट्रोल करे या उनको जो है एलिमिनेट करे। तो ये खबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है टेररिज्म के हवाले से कि कैसे टेररिज्म का जो फिलॉसफी है या टेररिज्म का जो डेफिनेशन है वो कैसे चेंज हो जाता है किसी मुल्क के लिए और किसी मुल्क के लिए नहीं। तो ये बड़ी खबर है। अच्छा, मैं आपको दर्शकों को याद दिला दूं कि अमेरिका की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, जहां सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां पर कहा जाता है, हिलरी क्लिंटन, जो प्रेसिडेंट क्लिंटन की वाइफ भी हैं, उन्होंने कांग्रेस के सामने बाकायदा बयान दिया था कि अफगानिस्तान में हम जिस अलकायदा से लड़ रहे हैं वो हमारा ही बनाया हुआ है। अब तालिबान की तरफ से, हालांकि तालिबान के बारे में भी बहुत लोगों का कहना है कि अमेरिका का बनाया हुआ है, लेकिन अब तालिबान की तरफ से यह बात आ रही है कि आईएसआईएस दाइश को उन्होंने बनाया। एक और खबर याद दिला दूं कि जब तालिबान का काबुल में कब्जा होने वाला था या हुकूमत बदलने वाली थी, उससे कुछ महीने पहले कुछ हेलीकॉप्टर्स की निशानदेही की थी रूस ने, अनमार्क्ड हेलीकॉप्टर्स, और उनका कहना यह था कि दाइश के लोगों को सीरिया से हेलीकॉप्टर्स के जरिए यहां लाया जा रहा है। लेकिन कभी अमेरिका ने उसको ना एक्सेप्ट किया, ना ही उस वक्त की काबुल की हुकूमत ने। अब तालिबान ये कह रहे हैं कि ये दाइश अमेरिका का ही क्रिएशन है। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि वो एक पॉपी कल्टीवेशन का मामला भी है जिसमें वेस्ट और तालिबान की हुकूमत के बीच में एक तरह से टकराव की सी हालत है। हालांकि उन्होंने अब से पहले ये दावा किया है कि हमने पॉपी कल्टीवेशन कम कर दी है, कंट्रोल कर दी है, और तमाम माली मुश्किलात के बावजूद भी वो सोर्स जिससे बड़ी आमदनी हो सकती थी वो उन्होंने रोक दी है, एक तरह से मॉरल जिम्मेदारी समझते हुए। आप क्या कहते हैं, इसमें क्या खबर है अब ताजा? जी, ये खबर ये है कि जो फॉरेन स्पोक्समैन है तालिबान के सब्ज़कुल्ला मुजाहिद, वो ये कह रहे हैं, मतलब उनके पास, मतलब उन्होंने ये कहा कि हमने 90% से ओवर, मतलब ऑलमोस्ट 90 to 95% जो है वो कल्टीवेशन ख़त्म कर दिया है पॉपी का। वो मॉरल ग्राउंड, आपने सही कहा कि हम मुसलमान हैं, हम जो है नशावर चीज़ें और शराब बेच करके पैसे नहीं कमा सकते हैं, जो हराम है वो हराम है। तो पॉपी जो है या नशावर जो चीज़ें हैं वो हराम है इस्लाम में और मुसलमानों के लिए, तो उसकी खेती तो हम होने नहीं देंगे। और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो 90% से 95%, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अफगानिस्तान जो है वो नंबर 1 नारकोटिक्स स्मगलिंग के लिए या प्रोडक्शन के लिए माना जाता था। अब वो जो है वो जगह उसकी खत्म हो गई है। अब म्यांमार का नाम आना शुरू हो गया कि अब म्यांमार नंबर 1 हो गया है। लेकिन अब जो
बात करने की खबर यह है कि जो किसान है वहाँ के, जो पॉपी का कल्टीवेशन करना चाहते थे, वो तो बाकायदा एक खेती होती है, जैसे कि धान की खेती होती है या गेहूं की खेती होती है, मतलब उस तरह की खेती होती है। अब जो उनके किसान हैं जो पॉपी की कल्टीवेशन कर रहे हैं, वो अपने गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं कि हमें आप कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ, मतलब खेती करने का कोई दूसरा हमें आप क्रॉप दें, कैश क्रॉप दें, उसके सीड हमें प्रोवाइड करें, जिससे हम उसको लगा करके खेती करें, और उसकी जो जो प्रोडक्शन होनी चाहिए और उसकी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन उतनी होनी चाहिए जितनी की पॉपी की होनी चाहिए। क्योंकि हम जो है, मतलब पॉपी की जगह पर अगर हम कुछ और लगाते हैं जिससे कोई पैदावार ही नहीं होगी उसकी, तो हम खाएंगे क्या? तो शफकतुल्लाह मुजाहिद ने जो है इसको, इसी बात को उछाला है इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के जो 4 मेन मकासद थे जिसको उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर या तालिबान के ऊपर रखा था, उसमें एक था कि वो टेररिज्म को कंट्रोल करें, दूसरा उनका था कि वो पॉपी के कल्टीवेशन को कंट्रोल करें, और तीसरा था कि वो औरतों के हुकूक और औरतों को जो है वो जगह दें, और चौथा था कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए। तो अब ये पॉपी के लिए जो उन्होंने कहा शफकतुल्लाह मुजाहिद ने, कि वो वेस्टर्न कंट्री से अपील कर रहे हैं कि आप हमें सीड प्रोवाइड कीजिए, आप हमें जो है ऑल्टरनेटिव कल्टीवेशन के लिए कोई ऐसी खेती प्रोवाइड कीजिए जिसको हमारे जो किसान है वो करें और वो अपना पैसा कमाए और उससे जो है वो खुशहाली की तरफ ले आए। आपने तो पॉपी कल्टीवेशन आपने कहा, और आपके हुक्म को तामील करते हुए हमने जो है वो पॉपी कल्टीवेशन खत्म कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि हम जो है अपने किसानों को भूखे मार दें हम। तो ये जो है रशाकशी अभी चल रही है, और जो बात जहां तक शफकतुल्लाह मुजाहिद की है, वो भी उसमें उस बात में भी दम है कि भाई आखिर किसान खाएगा क्या? अगर वो अपनी अपनी जो है रोजगारी बंद कर दे तो खाएगा क्या? उसका कौन कौन अरेंजमेंट करेगा? उसके ऑल्टरनेटिव जो सोर्स ऑफ इनकम है वो तो उनकी गवर्नमेंट करेगी, और उन्होंने इस ऑल्टरनेटिव का जो है उन्होंने कहा कि वो वेस्टर्न कंट्री से कहते हैं, और उनका इशारा यही है कि अब हमें आप जो है आजाद करें, हमें जो है रिकॉग्नाइज करें, हमारे फंड्स रिलीज करें, हमारे एम्बेसी में हमको जाकर के जगह दें, और कम्युनिटी ऑफ जो वर्ल्ड के कंट्री है यूनाइटेड नेशन में हमें बैठने दें। तो ये सब इसी तरफ इशारा कर रही है। जी। अच्छा, वैसे भी देखिए, अनएथिकल तरीके जो होते हैं पैसा कमाने के, उसमें तो ज्यादा कमाई होती है। अब पॉपी एक तरह से अनएथिकल ही तो चीज थी, उतने पैसे काहे में कमाए जाएंगे? मैं भी काबुल गया हूं और मैंने काबुल से नॉर्थ में 1-1.5 घंटे का सफर किया है। उसमें मैंने देखा है कि वहां बादाम के दरख्त छोटे छोटे और बहुत सी चीजें, तो वहां ड्राई फ्रूट्स काफी पैदा होते हैं। वहां के किसान कुछ उस तरफ जाएं तो शायद, लेकिन अनएथिकल तरीके से जो कमाया जाने वाला पैसा था उतना तो शायद कोई और क्रॉप ना दे पाए। ये भी हो सकता है, ये एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर, जैसा कि आपने आखिर में कहा। अच्छा, अब पाकिस्तान की तरफ हम समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान में आखिर क्या होने वाला है, जैसे वक्त में जब इमरान खान जेल में है मुसलसल, और शाह महमूद कुरैशी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, उनको जेल से वापस आते ही दोबारा दूसरे मुकदमे में उन्हें जेल में पहुंचा दिया। जहां इस तरह की रस्साकशी हो रही हो, जहां सबसे पॉपुलर पार्टी के लीडर्स को इस तरह से किया जा रहा हो, मैं सबसे पॉपुलर इसलिए कह रहा हूं कि अभी कुछ महीने पहले पूरे मुल्क में जितनी पब्लिक की पार्टिसिपेशन के साथ रैलियां हुई हैं इमरान खान के हक में, उतनी शायद ही पाकिस्तान की तारीख में हुई हो। ऐसी पॉपुलर पार्टी के लोग जेल में और इलेक्शन हो रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा? जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, और इसको समझने वाले समझें, और जो नासमझ हैं वो उनकी बात मैं नहीं करूंगा। अभी मैं खबर के हवाले से बात कर रहा हूँ। वो जो आप जो खबर कर रहे थे कि 2-4 महीने पहले रैलियां हो रही थी, अभी 1 जनवरी के दिन 31 दिसंबर की रात को जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होती है, सारी दुनिया में होती है, वो पाकिस्तान में भी थी। मरी के अंदर जहाँ पे मतलब एक तरह से -डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ की जो जो हिल स्टेशन है, वहाँ पे मरी जो है, जो पंजाब का हिस्सा है, वो वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही थी, और वहाँ पे हजारों की तादाद में लोग निकल के आ गए रोड पे, और रोड पे आने के बाद उन्होंने नारे लगाए इमरान खान के सपोर्ट में कि ना ही कसूरवार है, ना ही गद्दार है, कैदी नंबर 804 है।
तो इस तरह के नारे जो हैं वो फैसलाबाद में लगे, वो कराची में लगे, वो कोयटा में लगे, पेशावर में लगे और पूरे पाकिस्तान के अंदर पंजाब से लेकर के सारे प्रोविंस में जो है वो इमरान खान के नाम पे स्पॉन्टेनियस लोग निकल आए, जो कि न्यू ईयर का बहाना लेकर करके वो पीटीआई का जलसा कर रहे थे या पीटीआई का जो है वो मतलब एक तरह से उसकी सपोर्ट कर रहे थे। और मरी के अंदर जो आपको मैंने बताया कि वो -डिग्री सेंटीग्रेड है, वहां पे लाठीचार्ज हो गया माल रोड पे वहां के। तो ये बताता है इमरान खान की आज की पॉपुलैरिटी। तो एक तो ये बात है कि अब ऐसे माहौल में इलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सवाल निशान है। बहुत से लोग जो अंदर से वो यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन उनका ये भी कहना है कि ये इलेक्शन जो है मार्च से आगे पोस्टपोन नहीं हो सकता है, उसके अपने और रीजन है, क्योंकि वो असेंबली और ये वो नहीं चला सकते हैं, तो ये इलेक्शन तो होना ही है। दूसरा जो वहां से एनालिसिस आ रही है कि अब जो है सिर्फ एक कदम का फासला है पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने से और मार्शल लॉ ना लगने से। अगर जो आसिम मुनीर है एक कदम आगे बढ़ा देंगे तो डिक्लेयर कर देंगे कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होगा और मार्शल लॉ लग गया है। तो ये दो सूरत हाल है। तीसरी जो सूरत हाल वो ये है कि जो भी पर्चा भर रहा है, कमीशन ने जो है इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान के पीटीआई को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं है, लेकिन जो भी आदमी पर्चा भर रहा है उसके पर्चे को जो है वो रात में या दिन में किसी वक्त भी जो है वो जो हुक्मरान है वहां के जो ओहदेदार हैं वो आ जाते हैं, कहते हैं कि अपना नॉमिनेशन तुम वापस ले लो। वो एक तरह से समझ लीजिए कि दादागिरी की तरह से या स्टेट रिप्रेशन की तरफ से, और बहुत जुल्म भी कर रहे हैं। इसी मतलब रात के 12 बजे घुस जाते हैं घर में, किसी ने जुर्रत कर ली है कि वो पीटीआई का कैंडिडेट बन जाए, उसको हरास करें। और अभी जो है वो इमरान खान का तो अब लड़ना तय हो गया है कि वो नहीं लड़ सकते हैं, उनके जो है पर्चे जो है वो खारिज हो गए हैं। और उनको उन्होंने कहा कि क्या एक्सप्लेनेशन है, तो उन्होंने कहा कि वो साहब वो तो सजा याफ्ता है। ये तो इमरान खान ने जो है उसकी अपील की थी इलेक्शन कमीशन में, उसके अगेंस्ट में उन्होंने कहा कि आप तो कंटेम्प्ट, आपके ऊपर मुकदमा चलेगा, इलेक्शन कमीशन के चलाएगी आपकी। तो ये बहुत ही मतलब नाजुक मोड़ है। और इसमें एक चीज और बता दूं कि शेख रशीद जो हैं, जो पाकिस्तान के और पीटीआई के बड़े लीडर हैं, हिंदुस्तान में भी वो जाने जाते हैं अपने बयानात के कंट्रोवर्शियल मतलब इसके लिए। उन्होंने कहा है शेख रशीद ने, मैं वीडियो सुन रहा था, कि मैं 17 बार वजीर रह चुका हूं पाकिस्तान के डिफरेंट गवर्नमेंट के अंदर, और अभी जब उन्होंने पीटीआई से नॉमिनेशन फाइल किया था उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से स्टेट टेररिज्म चल रहा है पाकिस्तान में, किस तरह से पीटीआई को उन्होंने जो है बिल्कुल क्रश कर दिया है कि कोई नॉमिनेशन ही नहीं करेगा तो फिर वो जीतेगा कहां से, वो कुछ क्या होगा नहीं होगा। इसके बरक्स जो है एक चीज और आ रही है कि नवाज शरीफ के सारे गुनाह को माफ कर दिया गया है, वो फिर से दुलदुला कर करके बिल्कुल परफेक्ट मतलब कैंडिडेट है। अभी उनका एक और केस चल रहा है जिसपे आगे अदालत जो है सुनवाई कर रही है, जिसपे पीछे कोर्ट ने उनको सजा जो दिया था तो उसपे उन्होंने उसमें लिख दिया था कि ये ताउम्र जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। अब उसके ऊपर केस के ऊपर जो है बहस हो रही है कि वो लड़ सकते हैं ताउम्र की नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अभी तो है उनको ऑल ग्रीन सिग्नल हो गया है। अब इसमें यह है कि अब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम शरीफ, ये सारे जो शरीफ लोग हैं वहां पाकिस्तान में, ये अपने अपने जलसा कर रहे हैं, मतलब उनकी नवाज शरीफ नून के पार्टी के लिए कि हम लोग जो है मतलब ही गद्दी पे आएंगे, और उनके जलसे को बायकॉट कर रही है अवाम सब जगह। पूरे पंजाब में उनको बायकॉट कर रहे हैं, और पंजाब से बाहर भी जो अब तो चुनावी माहौल चल रहा है, तो कहीं भी नवाज शरीफ को मतलब यहाँ के उनके किराए के टट्टू भी नहीं मिल रहे हैं कि जो कि जाकर करके पैसे दे करके उनके इलेक्शन के रैलियों में आए। तो ये जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान में एक बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है। एक तो ये कि इलेक्शन या तो पोस्टपोन्ड होगा, लेकिन पोस्टपोन्ड भी बहुत ज्यादा हो सकता है, तो एक हफ्ते 1 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। और या नहीं तो अब तो ये जो स्टॉप कर रहे हैं ये तो प्री इलेक्शन रिगिंग हो रहा है। आपको हम वोट ही देने नहीं जाएंगे, आपके कैंडिडेट ही नहीं खड़ेंगे, तो आप जीतेंगे कैसे? ये तो प्री इलेक्शन रिगिंग होगा, और फिर जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन रिगिंग होगी, जैसे कि लोगों को निकलने नहीं दिया जाएगा, कोई और वोट दे देगा किसी के नाम पे। तो ये सब चीजें जो हैं ये चल रही हैं, और मुझे जहां तक यही लग रहा है कि इन सारे मतलब माहौल में या तो पब्लिक का इनकलाब आ जाए
वो ये कहे कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे आपके, और हम जाएंगे नहीं बूथ पे, आप जो भी कर लो। एक तो ये सूरत हो सकती है। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि जो गवर्नमेंट है वहां की और जो ओहदेदार है वो फोर्सिबली जो है इलेक्शन कराए, और मतलब ईवीएम को और इसको, ईवीएम को और इसको, वो सबको रिग कर ले और अपने हक में फैसले जारी कर दें। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन जाएगी उनकी, नवाज शरीफ की। और जो तीसरी जो सूरत हाल है वो ये कि आसिम मुनीर जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें और कहें कि भाई कंट्री में जो है वो असंतुलन है और हम जो है मार्शल लॉ डिक्टेटर करें, डिक्टेटर। तो ये बड़ा ही मतलब पाकिस्तान के लिए असल में ये तीनों चारों सिनेरियो कोई नए नहीं है। वहां बार बार डेमोक्रेसी में ब्रेक आया है और मिलिट्री की हुकूमतें आई हैं। हमने कई हुकूमतें इस तरह की देखी हैं। अच्छा, अब अच्छा, ये भी तकरीबन तय नजर आ रहा है कि शायद नवाज शरीफ को जिता करके किसी तरह से अमेरिका बहादुर प्राइम मिनिस्टर बनवा लेंगे। और उसकी वजह साफ ये नजर आ रही है कि इमरान खान की जो एंटी अमेरिका इमेज थी उसके बाद ही उनका जवाल शुरू हुआ और नवाज शरीफ को विदेश से वापस ला करके उन्हें कैंडिडेट बनाया जा रहा है। तो इतना, जैसे कहते हैं, दीवार पर पढ़ना बहुत आसान होता है और अगर इसे भी ना कोई समझे तो बहरहाल ये उसकी अपनी समझदारी की बात है। अच्छा, अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में तो इलेक्शन बिल्कुल नजदीक आ गए। वहां कहीं कोई अपोजिशन कोई मजबूत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या वहां भी तकरीबन इसके ये पहले यहां होगा फिर पाकिस्तान में होगा? क्या कुछ है बांग्लादेश में? देखिए, बांग्लादेश में अब इतवार के दिन इलेक्शन है। अब तो 2 दिन का फासला है। जब हमारे सामान्य प्रोग्राम देख रहे होंगे उसके बाद तो सिर्फ 48 घंटे का फासला होगा, जबकि बांग्लादेश में वोटिंग हो जाएगी। अब बांग्लादेश की खबर अभी क्या है कि बांग्लादेश में 2-3 चीजें हो रही हैं अभी आज के माहौल में। एक तो वो आर्मी निकल के आ गई है अपने अपने बैरक से और जाकर करके उसने पोलिंग बूथ को कंट्रोल कर लिया है, और करीब करीब 1 लाख या 2 लाख जो है आर्मी जो है वो इलेक्शन के ड्यूटी पर जा चुकी है, जो इसका यही काम है कि तोड़ फोड़ और दंगाइयों को जो है वो पकड़े या उनको मारे या जो भी कुछ करें। तो ये तो बड़ी तेजी से हो रहा है वहां पे कि इलेक्शन जो है वो ये कहेंगे कि नहीं, तो जो अपोजिट पार्टी है वो इलेक्शन होने नहीं देगी। उनका तो यही कहना है कि हम होने नहीं देंगे। अब इस माहौल में हमारी शेख हसीना वाजिद साहबा ने एक इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया है, जो कि अभी 2 दिन पहले जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने घोषणा की है कि हम बांग्लादेश को स्मार्ट बांग्लादेश बनाएंगे। और डेवलप्ड नहीं कहा उन्होंने, डेवलपिंग भी नहीं कहा। स्मार्ट का मतलब क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ। वही बता सकती है कि स्मार्ट बांग्लादेश कैसे होगा। बांग्लादेश तो अभी भी बहुत मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्री है और हर मामले में वो अंडर डेवलप्ड है, ये तो सारे लोग जानते हैं। मतलब अब उसको स्मार्ट कैसे बनाएंगे? मेरे ख्याल से हमारे भारत के लोग इसे बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मोदी जी ने भी बहुत से स्मार्ट सिटीज का वादा किया था और वो अभी कहीं नजर नहीं आ रहे। तो हो सकता है ऐसा ही कोई वादा उन्होंने हमारे मोदी जी से भी सीख लिया हो और ये हम देख रहे हैं मुसलसल। जी, अब दूसरी बात यह है कि एक तो उन्होंने घोषणा की है कि मतलब हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। दूसरी बात, उन्होंने अपोजिशन को क्रिटिसाइज किया है कि ये जो अपोजिशन है ये सब टेररिस्ट है और ये सब आतंकवादी हैं और ये एंटी नेशनल है। ये बांग्लादेश को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं और तोड़ फाड़ कर करके हर टाइम जो है खूनरेजी कर करके और हड़ताल और एजिटेशन करके ये बांग्लादेश को जो है ठप कर देना चाहते हैं। हम ही एक वाहिद हैं जो कि मतलब इस कंट्री को आगे ले जाना चाहते हैं। तो ये बात उन्होंने बहुत ही, और ये भी कहा कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। उन्होंने खुल के ये नहीं कहा कि वेस्टर्न यूरोप अमेरिका कर रही है, बल्कि उनका इशारा था वो खालिदा जिया के बेटे के ऊपर जो कि लंदन में रहते हैं, कि वहां से जो है वो घुमा रहे हैं और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। और आखिरी बात जो उन्होंने कही है वो ये कि हम भारत से और बेहतर रिश्ते बनाने चाहते हैं, क्योंकि भारत ही हमारा जो है सबसे अच्छा दोस्त है और उससे जो है हम जितने भी मतलब रिश्ते बनाएंगे उससे बांग्लादेश का फायदा होगा और बांग्लादेश का डेवलपमेंट होगा। तो ये मैनिफेस्टो अभी 2 दिन पहले मेरे ख्याल में मंडे के दिन ही ये शाया हुआ है। तो यही एक खास न्यूज है। अदरवाइज तो बांग्लादेश में जो इतवार को इलेक्शन होगा उसका तो रिजल्ट पहले से डिक्लेयर हो चुका है। ऑपोजिशन में जो है ये पहली बार ऐसा होगा कि ऑपोजिशन में जो है वो रूलिंग पार्टी के ही लोग बैठेंगे। जैतिया पार्टी जो है वो ऑपोजिशन होगी, जो कि बैठेगी उस पे ऑपोजिशन बेंच पे, और उसके साथ
जो रूलिंग पार्टी है उसकी 26 सीट्स की शेयरिंग है। अब ये लोगों के मतलब पल्ले से बाहर है कि आप कैसे अपोजिशन भी हो सकते हैं और सीट शेयरिंग भी कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी का नया रूप देखने को मिलेगा कि डेमोक्रेसी ऐसी भी हो सकती है। देखिए, अपोजिशन को मैनेज करने का काम रूलिंग पार्टियों का होता है। हमारे यहाँ भारत में भी बहुत सी चीजें कई बार ऐसी आ चुकी हैं। अच्छा, मालदीव में क्या है? मालदीव, ये चीन का जो जहाज था जो श्रीलंका पहुंचने वाला था, वहां ना जाकर के मालदीव में गया, वो क्या कुछ खबर है? जी देखिए, हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था, पिछले प्रोग्राम में, कि श्रीलंका ने अपनी पॉलिसी बनाई है कि अब कोई भी चाइना के कोई भी शिप को अपने यहाँ डॉक करने नहीं देगी 1 साल के लिए, और 1 साल के अंदर अंदर जो है जो भी कुछ होगा वो अपनी कैपेसिटी बनाएंगे और ये होगा। तो ये खबर जो है वो चाइना में भी नोटिस की गई है, बल्कि उनके ग्लोबल टाइम्स जो उनका मेजर मतलब इंग्लिश अखबार आता है, उस पर उन्होंने ये क्रिटिसाइज भी किया है इंडिया को कि इंडिया ने श्रीलंका को अपने प्रेशर में ले लिया है, उसकी सोवरेनिटी के ऊपर जो है उसने आघात किया है, और श्रीलंका जो है वो इंडिया के प्रेशर पे आकर करके उसने चाइना को वहाँ पे अपने शिप को रिसर्च करने से मना कर दिया। तो ये तो एक खबर है। दूसरी खबर ये है मालदीव्स के हवाले से कि अब ये शिप जो आएगी, अभी ये घोषणा नहीं हुई है कि किस दिन वो शिप आकर करके मालदीव्स के किस डॉक में जाके लगेगी, इसकी कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन खबर जो आ रही है वो यही कि अब श्रीलंका के बजाय ये शिप जो है मालदीव्स जाएगी और मालदीव्स में जाके ये डॉक करेगी, और करीब करीब 1 महीना का जो उनका प्रोग्राम था श्रीलंका का, वो उसी 1 महीना के प्रोग्राम में वो मालदीव्स में रहेगी और अपनी समंदर के अंदर जो है वो रिसर्च करेगी कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो ये खबर जो है वो प्रो चाइना पॉलिसी और एंटी इंडिया पॉलिसी जो मालदीव्स की अभी नई सरकार परसू कर रही है, उसी की तरफ संकेत दे रही है, उसी की तरफ हवाला दे रही है। इसी कड़ी में एक और खबर है कि स्वाले साहब ने, जो इनके पहले वो थे प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के, उन्होंने कब कोई 200 से ज्यादा संधि की थी इंडिया के साथ, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, अलग अलग इश्यूज के ऊपर। तो उसकी उन्होंने रिव्यू की है, जो करंट मोइजू साहब है। उसमें जो एक बड़ी संधि थी वो है इंडिया से और मालदीव से एक कॉपरेशन था कि जिसमें वो इंडिया को उन्होंने कहा था कि वो समुद्र के अंदर वो रिसर्च करेगी हाइड्रोलॉजिकल मैटर के ऊपर, और इसको मोइजू साहब ने रद्द कर दिया। ये जो संधि थी मालदीव और इंडिया के बीच में, ये संधि जो है ये रद्द कर दी है उन्होंने। ये खबर बिल्कुल मतलब सही है। अब उन्होंने कोई नई संधि नहीं की है चाइना के लिए कि यही संधि जो है वो चाइना से करें, हो सकता करेंगे भी, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि अब वो जो चाइनीज शिप श्रीलंका में आने वाली थी, अब वो मालदीव्स में चली जाएगी और वहां जाकर के वो डॉक करेगी, और जो काम वो श्रीलंका में करना चाह रहे थे वही मालदीव्स में। यानी इलाके में भारत और चीन का एक तरह से कंपटीशन हो रहा है मुख्तलिफ मुल्कों में, इलाकाई मुल्कों में। ये बात कई बार हमारे सामने आ चुकी, बांग्लादेश में भी और श्रीलंका, मालदीव, हर तरफ जहां भी भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ता है वहां चीन भी पहुंच जाता है। ये एक बहरहाल एक कंपटीशन है इलाकाई, जो 2 बड़ी ताकतें हैं, भारत और चीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान की खबर आपने काफी तफसील से बताई। पाकिस्तान में भी इमरान खान का फ्यूचर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद वो इलेक्शन ना लड़ सकें और नवाज शरीफ के बल्ले बल्ले होने की उम्मीद है। ये और शेख हसीना उधर भारत के मदद से एक तरह से, और अमेरिका मुखालिफत जारी रखते हुए वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। ये एक बहरहाल बड़ी बात होगी, और भारत के ताल्लुक वहां अच्छे हैं, ये भी आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।